Hello children. In previous lecture we discussed the topic the problem with trade. डिस्कस किया था कि कौन कौन से ब्रिटिश कॉलोनी के ऐसे रूल और रेगुलेशन रहे हैं, ऐसे कौन कौन से उनके कार्य रहे हैं जिसकी वजह से पूरे ट्राइबल्स लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया, यानी ट्राइबल्स लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट किया उनके डिसीजंस ने। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट आपको डिस्कस किया था और वही मैंने आपका होमवर्क भी दिया था। होमवर्क आप निश्चित तौर पे किए होंगे। तो उसमें पहला पॉइंट जो था वो था कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनकी लाइफ किस प्रकार अफेक्ट हुई है, वो आपने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने बताया था ब्रिटिशर्स जो फॉरेस्ट लॉ बताए थे, फॉरेस्ट लॉ बनाए थे सॉरी, ये फॉरेस्ट लॉ किस प्रकार इनकी लाइफ को चेंज किया है। आगे जो मैंने डिस्कस किया वो मैंने डिस्कस किया था कि वर्क को लेकर इन्होंने सर्च किया है, काफ़ी कुछ इधर से उधर गए हैं, लेकिन इनको लगा कि बाहर जाने के बाद इनका और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो ये क्या सोच रहे हैं कि इससे बढ़िया तो अपने घर पे ही लौटना ठीक है, घर पे चलो, कम से कम वहाँ ज़्यादा हमें फ़ायदा है। तो ये क्या हम मुड़ के घर पे आए हैं। अब घर पे ट्राइबल्स जब आ गए हैं तो एक फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं कि पूरे वो एकदम अच्छा खासा उनका रूल और रेगुलेशन इंडियाज़ के हर एक पार्ट में हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लैंड हो या किसी प्रकार का कोई ना क्यों ना कोई भी चीज़ हो। तो ये सारा पॉइंट पिछले टर्म पे मैंने आपका डिस्कस किया था। क्लोजर लुक भी मैंने बता दिया था कि बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि एक तरह से ट्राइबल्स के अगर जंगलों को आप छीन रहे हैं तो आप समझिए उनके घर को, उनके खाने को छीन रहे हैं, और ये निश्चित तौर पे अच्छा नहीं है। तो ये पिछले टर्म पे मैंने बताया कि तमाम विद्रोह हुआ था, उसमें बोला था मैं 4 रेवोल्यूशन याद भी रखिएगा। कोलास का याद रखिएगा 1831-32 में। दूसरा आपका मैंने बताया था संथाल्स का याद रखिएगा 1855 में। आगे आपका बस्तर रेवोल्यूशन हुआ है सेंट्रल इंडिया में 1910 में, और फिर महाराष्ट्र में एक हुआ है वर्ली, वो हुआ है 1940 में। तो ये सारे ट्राइबल्स के रेवोल्यूशन हुए हैं अलग अलग जगहों पे। निश्चित तौर पे कुछ में तो सक्सेस इनको मिला है, कुछ में सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन मैक्सिमम इनके डिमांड्स को मान ही लिया गया है। तो ये पिछले टर्म पे ये सारा टॉपिक हो गया। आज आपके इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेते हैं, और वो लेक्चर है एक बहुत बड़े ट्राइबल्स हीरो की, निश्चित तौर पर ट्राइबल्स के लिए एक बहुत बड़े भगवान की, और वो नाम है बिरसा मुंडा का। चैप्टर के स्टार्टिंग में भी इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था, और मैंने आपको बताया था केवल मुंडाज ही ट्राइबल्स ऐसे नहीं थे जहां बिरसा मुंडा को मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता है एज ए गॉड। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप रहे हैं जहां बिरसा मुंडा को फॉलो अप किया जाता है और इन्हें एज ए गॉड देखा जाता है। तो आइए जानते हैं बिरसा मुंडा का क्या रोल रहा है रेवोल्यूशन में, ट्राइबल्स के री अरेंजमेंट में, उनके फिर से पुनर्जागरण में, उनके फिर से ट्राइबल्स को फिर से उनके लाइफ को हर एक पॉजिटिव पॉइंट देने के लिए बिरसा मुंडा का क्या पार्टिसिपेशन रहा है, जानते हैं उस पॉइंट को। बिरसा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870, 1870 के बीच में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। आप जानते ही हैं उस समय हिस्ट्री वगैरह, अब ट्राइबल्स लाइफ की हिस्ट्री कौन लिखेगा, बहुत रेयर केस में ही कोई लिखता था। तो वो ट्राइबल्स लाइफ के किसी एक पर्सन के बारे में नहीं लिखता था, बल्कि वो पूरे ट्राइबल्स लाइफ के बारे में लिखता था कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम का सलूशन किस प्रकार हो रहा है। तो वो यही सब लिखते थे, ये नहीं लिखते थे कि भाई ट्राइबल्स लाइफ में ये एक इंसान आया, इस इंसान ने इतने सन में जन्म लिया, मतलब ईयर किसी को क्लियर नहीं होता था। क्लियर। तो बिरसा मुंडा के बारे में भी वही है। बिरसा मुंडा कब जन्म हुआ इनका किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 80-70 के बीच में इस बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 1870 में। द सन ऑफ ए पुअर फादर, इनके पिताजी जो हैं वो बहुत ही गरीब हैं। ही ग्रीव अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बहोंडा, ग्रेजिंग शीप, प्लेइंग द फ्रूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। क्लियर। तो इनका जो बचपन है ये बहुत ही गरीबी में बीता है, कारण इनके पिता बड़े गरीब थे। तो ये एक जंगल में ही बड़े हुए हैं, उस जंगल को कहते हैं बहोंडा। उस जंगल में ये अपने सीप्स को ग्रेजिंग करवाते थे, यानी सीप को चराते थे, वहाँ बांसुरी, प्लेइंग फ्लूट, बांसुरी बजाते थे और डांस करते थे। और साथ ही साथ एक डांसिंग वहाँ पे झारखंड में एक फेमस है, जो डांस को कहते हैं अखाड़ा। तो ये डांस किया करते थे उसी में। मतलब इनकी लाइफ गरीबों जैसी थी, तो गरीब ऐसे ही लाइफ जीते ही हैं, सिप्स वगैरह चराते वराते हैं, उनसे जो मिलता है उसी को खाते पीते हैं। तो इनकी लाइफ भी ऐसी ही चल रही थी, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो निश्चित तौर पर बहुत पुअर थे। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work.
एक जगह से दूसरी जगह इनके फादर मूव करते थे, एक जगह पे रह ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसा आपको पता है झूम कल्टीवेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना पड़ता था। तो इनके फादर भी गरीब थे, तो सर्च ऑफ फूड या सर्च ऑफ वर्क के चक्कर में वो इधर से उधर क्या करते थे, मूव करते थे। अपने साथ अपने बच्चे को भी इधर से उधर, अपनी फैमिली को भी मूव कराते थे इधर से उधर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बिरसा मुंडा के लिए। As adolescent, Birsa heard tales of the Mundas uprising of the past and saw the Sardars of the community urging the people of revolt. ठीक है, तो बिरसा मुंडा जरूर इधर से उधर मूव करते थे और मुंडास की परेशानियों को समझते थे, लेकिन उन्हें कभी पता चला कि मुंडास की जो हिस्ट्री है, यानी पहले जो मुंडास स्टार्टिंग में रहते थे, जब तक ब्रिटिश रूल मुंडास के एरिया में नहीं आया था, उसमें बिरसा मुंडा यानी मुंडास कॉलोनी का जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छा था। मतलब अच्छे खासे यहाँ सरदार लीडर्स हुआ करते थे, अच्छा खासा यहाँ रूल और रेगुलेशन होता था, सब कुछ अब बहुत अच्छा था जब तक यहाँ ब्रिटिश रूल नहीं आया था। क्लियर। ब्रिटिश रूल आने से बिरसा मुंडा मुंडास कॉलोनी, बिरसा मुंडा का नाम नहीं लेते हैं, मुंडास कॉलोनी का जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन कहीं ना कहीं गिर गया। नहीं तो निश्चित तौर पे मुंडास की अगर मैं हिस्ट्री उठाऊं तो हिस्ट्री में मुंडास का एक बहुत बड़ा रोल है। अपना रूल और रेगुलेशन, कैसे पब्लिक रहेगी, क्या करेगी, कैसे ट्रेडिंग करेगी, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब कुछ ये लीडर्स डिसाइड करते थे और मुंडास उसको फॉलो अप करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, ब्रिटिश रूल आया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुंडास कॉलोनी के सारे पावर को ख़त्म कर दिया, उनके लीडर्स को अपने अंडर में ले लिया और अपने अकॉर्डिंग क्या करने लगे, उनको ढालने लगे। ठीक है। दे टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज व्हेन द मुंडास हैड बीन फ्री फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिकूज एंड सेड देयर वुड बी ए टाइम व्हेन ही एंसर्ड राइट टू द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड। क्लियर। उनको पता चला कि पहले भी कुछ डिकूज मुंडास कॉलोनी में आए थे, लेकिन मुंडा ने क्या बहादुरी दिखाई और उन डिकूज को अपने एरिया से भगा दिया। एरिया से भगाया ही नहीं, अपने रेपुटेशन को एक बार फिर से लाया। They saw themselves as the descendants of the original settlers of a region, fighting for their land, reminding people of the need to win back their kingdom। वही बात कि उन्होंने किस प्रकार लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ के एक बार फिर अपने मुंडास का जो रेपुटेशन है उसको वापस लाया है। ये सारी कहानियाँ बिरसा मुंडा जी जानते हैं, ये सब कुछ वो जान रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में स्कूल भी गए हैं, स्कूल में कुछ पढ़ाई किए हैं और बिरसा मुंडा बचपन से ही बहुत होशियार इंसान था। तो जो भी टीचर्स वगैरह इसको बताते थे, गोल्डन एज के, गोल्डन एरा के बारे में बताते थे मुंडास का, कि पहले मुंडा ऐसे थे वैसे थे, क्या रेपुटेशन था ये वो, तो ये सब बातें बिरसा मुंडा के कहीं ना कहीं दिमाग में ये सारी बातें घर कर जाती। उन्होंने सोचा बताओ हमारा रेपुटेशन इतना अच्छा था और मुट्ठी भर आके लोग मेरे रेपुटेशन को ख़त्म कर दिए, मेरे पूर्वजों के पूरे रेपुटेशन को ख़त्म कर दिया, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है, अच्छी बात नहीं है। और ऐसा काम करना चाहिए कि जो हमारा रेपुटेशन कभी हुआ करता था, उन रेपुटेशन को एक बार फिर से लाने की ज़रूरत है, यानी फिर से अपना रेपुटेशन उसी प्रकार हम बनाएंगे जैसा रेपुटेशन हमारा एंशिएंट में था। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल, बिरसा मुंडा स्कूल भी गए थे, एंड लिसन टू द समवन ऑफ मिशनरीज, और मिशनरियों से उन्होंने अपने मुंडास गोल्डन एज के बारे में सुना, टीचर से। There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right। क्लियर। उन्हें पता चला कि मुंडास के जो राइट थे वो बिल्कुल हेवन की तरह, मतलब उनकी जो लाइफ थी एकदम स्वर्ग की तरह होती थी। क्या रूल और रेगुलेशन, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किसमें मुंडास के लिए अच्छा होगा, कौन सा काम मुंडास के लिए अच्छा नहीं होगा, तो ये सब उनके लिए एकदम गोल्डन एज था, बिल्कुल हेवन की तरह। ये बातें बिरसा मुंडा ने सुनी, लेकिन ये भी सुना कि इस समय क्या है, मुंडास के राइट को ख़त्म किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स जैसा चाह रहे हैं मुंडास को वैसे लीड कर रहे हैं, यानी मुंडास के रेपुटेशन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं अब ये अंग्रेज। ये बात बिरसा मुंडा ने अपने स्कूल में जानी। Clear? This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. Later, Birsha also spent some time in the company of a prominent
Vaishnav preacher, he wrote the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. Clear? फिर क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों ने एजुकेशन पे अपना अधिकार जमा लिया, तो ये क्या हो गया, उन्होंने मिशनरी स्कूल को छोड़ दिया और जाके एक वैष्णव धर्म के मानने वाले इंसान थे उनके साथ ये जाके शिक्षा लेने लगे। यानी देखो हर एक धर्म की शिक्षा लेते, मिशनरी में इन्होंने क्रिश्चियंस की शिक्षा ली, ट्राइबल्स ग्रुप में इन्होंने ट्राइबल्स लाइफ के बारे में एजुकेशन लिया, एक वैष्णव टीचर के पास गए जो विष्णु धर्म के मानने वाले थे, वैष्णव टीचर के पास गए, उनसे विष्णु धर्म का उपदेश लिया और इन सब बातों से उन्हें एक ही बात समझ में आई कि हर एक समाज में, हर एक लोग में प्योरिटी और पाइटी होनी चाहिए। प्योरिटी शुद्धता, पाइटी उदारता, ये दोनों चीज़ें हर एक के बीच में होनी चाहिए। जो हमारा इतिहास है उस इतिहास को एक बार फिर से लाने का काम किया जाना चाहिए। ये सारी बातें बिरसा मुंडा के दिमाग में घर कर गई। ऊपर से आपका इतिहास अगर हिस्टोरिकल हो तो निश्चित तौर पे आप उसे इतनी जल्दी खोना नहीं चाहते, आप उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी जा चाहिए वो दिया जाना चाहिए, लेकिन अपने अधिकार को एक बार फिर वापस ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही जब ये थोड़े बड़े हुए थे तो ये 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में भी सुन रखे थे कि इतने बड़े बड़े मतलब यहाँ रेवोल्यूशन हुए हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घर कर गई कि अगर हम एक साथ किसी प्रकार का रेवोल्यूशन करते हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तो निश्चित तौर पे उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, उसका एडवांटेज मिलेगा और हम अच्छा खासा रोल प्ले कर पाएंगे इंडियाज़ के लिए। क्लियर? Virsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in growing up years. जैसे जैसे बिरसा मुंडा बड़े होते गए वैसे वैसे इनके पास थोड़ा और नॉलेज होता गया, दिमाग थोड़ा और काम करने लगा कि अच्छा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वो सारी बातें क्या करने लगी, इनके ईयर के साथ साथ बढ़ने लगी। इट्स मूवमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। उन्होंने अपना लक्ष्य ठान लिया कि मैं फिर से ट्राइबल सोसाइटी को क्या करूँगा, रिफॉर्म करूँगा। He urged मुंडास to give up drinking liquor, clean their village. उन्होंने हर एक मुंडास से अनुरोध किया, प्रार्थना की, उन्हें समझाया कि जो आपका लिक्वर है, ड्रिंकिंग लिक्वर, उसे हटाइए, अपने विलेज को साफ़ कीजिए। एंड स्टॉप बिलीविंग द विच क्रॉप्ट एंड सॉर्नजी, और दूसरे पर विश्वास करना बंद कर दिए। डिकूज आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। आप उनके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। आप अपने अधिकारों को समझिए कि वो अंग्रेज़ यानी जो डिकूज हैं वो आपका एक तरह से फ़ायदा ले रहे हैं। आप सोचिए कि आपका इतिहास कितना हिस्टोरिकल था, आपके इतिहास में मुंडास में इतने बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात लिक्वर में व्यस्त, लिक्वर में समझिए शराब वगैरह, उसमें व्यस्त रह रहे हैं, अपनी गंदगी कर रहे हैं। इस तरह आप एक तरह से ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हैं। अगर आप इन ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो ये ब्रिटिशर्स जैसा चाहेंगे आपको वैसे ट्रीट करेंगे और आप इतने नीचे गिर चुके होंगे कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो बिरसा मुंडा ने ये पूरा एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह मतलब कुछ सबको समझाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों को इनकी बातें अच्छी भी लगी, पुराने समय के जो लोग थे उनको जब इन्होंने कहा कि गोल्डन एरा हमारा इतना अच्छा था ये वो, तो उनको ये बातें अच्छी भी लगी और उन्होंने मन में कहीं ना कहीं ये बातें घर भी कर गई कि निश्चित तौर पे अगर मेरे इतिहास को उठा के देखो तो हमारा इतिहास कितना अच्छा रहा है ये वो, तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में धीरे धीरे आने लगी। But we must remember that Birsa also turned against missionary and Hindu landlords. He saw them as an outside force and they were ruining the Munda's way of life. लेकिन बिरसा मुंडा शुरू में जानते थे जो मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी या क्रिश्चियन जो आके इनके धर्म को चेंज करवा रहे हैं, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं ये समझ रहे थे बिरसा मुंडा यही उनके सबसे पहले दुश्मन हैं। क्लियर? आपको पता होना चाहिए जो लैंडलॉर्ड वगैरह हैं ये किसके अंडर में है, ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा था ना, डायरेक्टली तो वो फ्रंट पे आया ही नहीं, डायरेक्टली आता तो वो बदनाम हो जाता, इसलिए वो क्या करता था, इंडियंस से ही इंडियंस को लूटता था। क्लियर? तो जो हिंदू लैंडलॉर्ड से मिशनरी थे इसी के थ्रू उन्होंने ट्राइबल्स के धर्म को चेंज करने की कोशिश की, ट्राइबल्स के जो खेत वगैरह फील्ड हैं उनको हड़पने की कोशिश की। तो बिरसा मुंडा स्टार्टिंग में इन दोनों के खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे थे। ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वे आर रूइनिंग द मुंडास वे ऑफ लाइफ। इन्होंने प्रेशर किया मुंडास को कि अपने इतिहास में एक बार फिर चलते हैं, जो हमारे
इतिहास में जो हमारा इतिहास रहा है, गोल्डन एरा रहा है, गोल्डन एज रहा है, उसको हम फिर से वापस लाते हैं। हम इन लैंडलॉर्ड्स की या ईसाई मिशनरियों की बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि ईसाई मिशनरी बस मेरा हम लोग का रिलीजन चेंज करवा रहे हैं। वही मैं हिंदू लैंडलॉर्ड की बात करूँ तो वो हमारी ज़मीनों को छीन रहे हैं, हम पर टैक्स लगा रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और अपना जो समय था उस समय को एक बार फिर वापस लाएंगे। अब प्रचार का असर तो दिखना ही दिखना है निश्चित तौर पे, क्योंकि एक यंग लड़का अपने अधिकारों को लेकर, अपने गोल्डन एरा को लेकर इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, तो फॉलोअर्स तो आएंगे ही आएंगे निश्चित तौर पे। और बिरसा मुंडा की एक बहुत अच्छी खासियत भी थी। बिरसा मुंडा कहा जाता है जब लेक्चर देने लगते थे, कोई बातें जब वो करने लगते थे, उस लेक्चर का इतना इफेक्ट पड़ता था कि रोड पे अगर कोई इंसान जा रहा है तो वो भी आके बिरसा मुंडा की 5 मिनट लेक्चर तो ज़रूर ही सुनता। इतना मतलब इनके आवाज़ में कहा जाता है इतनी मिठास थी और इतना अटैकिंग मूड वाला लेक्चर था कि सब सुनने लगते और सुनकर ऐसा फील होता कि चलो कुछ अपने इंडियाज़ के लिए, अपने कास्ट के लिए, अपने रिलीजन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इस तरह की फीलिंग्स हर एक इंसान के अंदर आ रही थी जो बिरसा मुंडा को एक बार ज़रूर सुनता। In 1895 समय बढ़ा, बिरसा asked his follower to recover their glorious past। 1895 में बिरसा मुंडा पूरी तरह एक्टिव हो गए और उन्होंने अपने फॉलोअर से कहा कि समय आ गया है अपने गोल्डन एरा को वापस लाने का। इन हिंदू लैंडलॉर्ड्स की बातें, मिशनरियों की बातें, ब्रिटिशर्स की बातें हम नहीं सुनेंगे। हमारे लिए जो अच्छा होगा, जो हमारे गोल्डन एरा को फिर से वापस लाएगा, हम केवल वही काम करेंगे। He talked up a golden age in the past, staying when Mundas lived a good life। उन्होंने गोल्डन एज की बात कही है जब बिरसा अपनी गुड लाइफ को जीते थे। Constructed embankments, stopped natural springs, plant trees and outside practices cultivation to earn their living। अच्छी खासी कटाई करते थे, उससे अपना धन प्राप्त करते थे, मतलब एकदम गोल्डन एरा था। तो व्हाट इज़ द गोल्डन एरा? आप मुंडास कॉलोनी तो यहाँ से लिख लेना, वैन मुंडास लिव्ड ए गुड, यहाँ से लेके आपके यहाँ तक अर्न देयर लिविंग। गोल्डन एरा क्या है मुंडास का? तो यही गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा में क्या करते थे? यही सब गोल्डन एरा है। They did not kill their brethren and relative। वो नहीं मारते थे अपने सगे संबंधियों को, किसी से वार नहीं करना चाहते थे, सबसे प्रेम व्यवहार से रहते थे। They lived honestly, वो ईमानदारी से रहते थे। बिरसा also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their field। बिरसा मुंडा ने ये भी कहा कि अब हमें इधर से उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं है, जूम कल्टीवेशंस को हम नहीं अपनाएंगे। जो लैंड हमारा है वहाँ हम सेटल होंगे और वहाँ अपनी खेती करेंगे। उस लैंड को हम किसी को देंगे भी नहीं, उस लैंड पे हम अपनी सेटल लाइफ स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे उस गोल्डन एरा को एक बार वापस लाने का, जिस गोल्डन एरा के बारे में ऊपर बात की गई है। तो आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ द गोल्डन एरा ऑफ मुंडास? तो गोल्डन एरा वही है। इन गोल्डन एरा व्हाट ही डू, ठीक है, वह क्या करते थे गोल्डन एरा में? तो वहाँ भी ये करते हैं, यही सब जो काम किया जाता है किसी फील्ड में, इसी को गोल्डन एरा कहते हैं। अच्छा खासा अनाज उपजाओ, उस अनाज के मालिक आप खुद हो, वो लैंड आपका है, आप ट्रेडिंग करो और हर एक चीज़ अपने हिस्ट्री को ग्लोरियस लाने के लिए उसको फ्रंट पे लाओ। ये सारी बातें अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे वो गोल्डन एरा कहलाता है आपके पूरे के पूरे हिस्ट्री का। क्लियर? तो यही बात बिरसा मुंडा ने कही। बिरसा मुंडा की सबसे अच्छी खासियत यही थी कि बिरसा मुंडा ने अपने एंशियंट को कहीं ना कहीं फ्रंट पे रखा, और जब एंशियंट की बातें फ्रंट पे आ जाती हैं तो निश्चित तौर पे एक अलग प्रकार का इंकरेजमेंट मिलता है। होता है ना, जब हम लोग सुनते हैं कि वाह इंडिया गोल्डन बर्ड था, तो कितना खुशी होता है अंदर। तो कहीं ना कहीं जब आप एंशियंट की बातें लोगों को बताते हैं तो खुद के ऊपर एक प्राउड फील होता है कि हम उस कॉलोनी की या उस देश के रहने वाले हैं जिनका इतिहास इतना अच्छा है, जितना इतिहास इतना बेहतर है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इनकरेज करती हैं कुछ नई चीज़ें करने को। What worried British officers most was the political aim of the Virsa movement, for it wanted to drive out missionary mainlanders, Hindu landlanders and the government and set up a Munda Raj with Virsa at the head। अब जब आप इतना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप ब्रिटिशर्स के नज़र में आएंगे ही आएंगे, और वही हुआ। बिरसा मुंडा के इस कार्य ने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के सामने फ्रंट पे ले आया। ब्रिटिशर्स को लगा कि बिरसा मुंडा जो है वो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो पॉलिटी में आना चाहते हैं, पॉलिटिकल वर्क करना चाह रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये अच्छा नहीं लगा कि वो क्या कर रहे हैं, मनी लैंडर्स को, मिशनरीज को, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के और गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसको ख़त्म करके वहाँ पे वो मुंडा राज कायम कर दे रहे हैं। क्लियर? आप जो
सेटल डाउन की बात किए थे, लैंड सेटलमेंट की, फिक्स तुम लोग सेटल हो जाओ कहीं, ये बातें ब्रिटिशर्स को बड़ी अच्छी लगी थी। ब्रिटिशर्स क्यों यही चाह रहे थे कि भाई सब लोग सेट हो जाओ, जिससे आराम से मैं लैंड सेटलमेंट टैक्स लगा सकूं, तो ये उनके लिए अच्छा था। लेकिन उनको पता चल गया कि ये जो बिरसा मुंडा है, ये कहीं ना कहीं मुंडा राज कायम करना चाहता है, यानी हमारे राज को ख़त्म करके अपना राज कायम करना चाहता है। तो ये बातें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को क्या की, परेशान करने लगी। स्टार्टिंग में बिरसा मुंडा ने जो कार्य किया उससे ब्रिटिशर्स खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सेटलमेंट की बात कही है, तो उससे तो खुश थे ये। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, ब्रिटिशर्स समझ गए कि जो बिरसा मुंडा है, इनका तो मोटिव ही एक अलग है, ये तो मुंडा राज कायम करना चाहते हैं। तब कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, बिरसा मुंडा के खिलाफ एक प्रकार का एक्शन लेना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। बिरसा एट द सेट The movement identified all these forces as the cause of misery of Mundas were suffering. केवल बिरसा मुंडा उन्हीं बातों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते थे, एंशियंट टाइम को लाने की ही बात नहीं लड़ते थे, बल्कि वो जो मुंडास जो सफ़र कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, उसके लिए भी ये आवाज़ उठा रहे थे। यानी ऐसा मैं कहूँ कि जो मिशनरी या हिंदू लैंडलॉर्ड से वजह से जो इन्हें परेशानी हो रही थी, केवल उसी के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उन रूल और रेगुलेशन के भी खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन रूल और रेगुलेशन ने कहीं ना कहीं मुंडास के पावर को कम किया था। यानी आप फॉरेस्ट लॉ लाए थे, फॉरेस्ट लॉ के तहत आप पूरे के पूरे जंगल पे अपना रिजर्व फॉरेस्ट कर लिए थे, उस पर अधिकार जमा लिए थे, तो कहीं ना कहीं ये मुंडास के पावर को छीनना हो गया, और इसके खिलाफ भी बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई। जब तक आवाज़ आप मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड, मिशनरी के खिलाफ उठा रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप आवाज़ ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठा रहे हैं, तब ये तो आपके लिए अच्छा नहीं है। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वेयर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल एंड लैंड सिस्टम। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द मनी लैंडर्स वेयर टॉकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरी वेयर क्रिटिसाइज देयर ट्रेडिशनल कल्चर। क्लियर। बिरसा मुंडा क्या बोले थे, अपने इतिहास को एक बार फिर लाओ, यानी जो ट्रेडिशनल हमारा कल्चर है उसे हम फिर से लाएंगे और उसे इस्टेब्लिश करेंगे, ये कहना है बिरसा मुंडा का। और ये मनी लैंडर्स वगैरह क्या कहेंगे, अगर आप ट्रेडिशनल कल्चर एक बार फिर लाएंगे तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम होने लगेगा, उस तरह उन्हें वो चीज़ें मिल नहीं पाएगी, फ़ायदेमंद चीज़ें जो ये चाहते थे। तो ये कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की ये बातें इन लोग के लिए अच्छी नहीं हुई, और ये लोग बिरसा मुंडा के एक प्रकार से दुश्मन बनने लगे। और ये दुश्मन बन के क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को वो भड़काने लगे। उन्होंने कहा देखिए बिरसा मुंडा ऐसा काम कर रहे हैं, अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें टैक्स नहीं मिलेगा, तो हम आपको कैसे देंगे, इससे आपका टैक्स कम होगा, आपका रेवेन्यू कम होगा, भाई आप जानिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जो फॉरेस्ट वगैरह हैं आपको पता ही है, वहाँ ये अच्छे खासे अपने जो कैश क्रॉप्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कराते थे। कैश क्रॉप्स यानी क्या, ऐसे क्रॉप्स जिनको सेल करके अच्छा खासा ये पैसा कमा सके, उन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो इन जंगलों वगैरह में ये कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाते थे। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को एक बार फिर लाएंगे तो ये कैश क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे कर पाएंगे, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa to 1895, convicted him on charges of rioting and jailed him for 2 years. ये तो होना ही था। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स समझ गए कि बिरसा मुंडा का जो मोटिव है वो मोटिव कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अगेंस्ट में है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको 1895 में अरेस्ट कर लिया। इनके ऊपर अपराध लगाया गया रियोटिंग का, कि ये आंदोलन करना चाह रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, ये एक तरह से देशद्रोह का मुकदमा बनेगा, ये हम लोग को जो हम लोग यहाँ पे इनको बेहतर सुविधाएं देना चाह रहे हैं ये वो। लेकिन बिरसा मुंडा उस चीज़ को नहीं मान रहा है, बिरसा मुंडा हम लोग के खिलाफ एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर रहा है। तो ये सब अपराध, ये सब गिल्टी उनके ऊपर लगा के क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया 1895 में, और 2 साल के लिए उनको क्या की गई, जेल में भेज दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा था 2 साल से जेल में कर दिया जाएगा तो बिरसा मुंडा में थोड़ा सुधार आएगा, हो सकता है वो ऐसा काम ना करे, लेकिन हो गया इसका उल्टा। जेल में जाने पर भी बिरसा मुंडा का कोई प्रभाव ही कोई मोटिव चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि बिरसा मुंडा के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं उसके हिस्टोरिकल पीरियड का समय उनके दिमाग में बैठ गया था। उन्होंने डिसाइड कर रखा था कुछ भी हो जाए मुझे अपने गोल्डन एरा को वापस लाना है, चाहे उसके लिए मुझे अगर अपनी लाइफ से ही सरवाइव करना पड़ रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे वो लाइफ चाहिए जो हमारे एंशियंट्स लोग जीते थे। क्लियर। When Bursa was released, जब बिरसा रिलीज हुए 1897 में, he began touring the विलेजेस टू गेदर सपोर्ट। फिर वही काम किया इन्होंने, क्या किया, गांव-गांव में घूमना शुरू कर दिया और उन लोग को कलेक्ट करना शुरू कर दिया
He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Dikus and the Europeans and establish a kingdom under their leadership. अब वो पूरी तरह सामने आ गए थे, यानी बिरसा मुंडा अब एज ए लीडर सामने आए हैं और उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है, समय आ गया है रावणा को ख़त्म करने का। रावणा मीन्स व्हाट, जो बाहरी लोग हैं, जो फॉरेनर हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल रहे हैं, हमारे अधिकारों को ले रहे हैं, हमारे गोल्डन एरा को ख़त्म करके अपना ज़बरदस्ती का शासन हम पे थोप रहे हैं। तो समय वो आ गया है कि हम इस रावणा को ख़त्म करें, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को, ट्रेडिशनल मेथड को एक बार फिर इंट्रोड्यूस करें और उस ट्रेडिशनल इंट्रोड्यूस का लीडरशिप मैं खुद करूँगा। यानी आज के बाद ये बिरसा मुंडा ही आपका पूरी तरह से नेता है। आप जिस रूप में मुझे देखना चाहें देख लीजिए, मेरा एक ही लक्ष्य है, इस रावणा को ट्राइबल्स लाइफ के दूर भगा देना। ठीक, विशास फॉलोअर बिगन टारगेटिंग द सिम्बल्स ऑफ डिकू एंड यूरोपियंस पावर। आप क्या किए, बिरसा मुंडा के एक ही बार कहने पर उसके जो फॉलोअर्स हैं वो टूट पड़े हैं डिकूज और फॉरेनर पे, उनके सिंबल्स को ख़त्म कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियों को ख़त्म कर रहे हैं, उनके फैक्ट्रियों में आग लगा दे रहे हैं। यानी अब हम डिकूज के शासन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो बाबू, जब हमारे लिए कोई लड़ता है इंसान ना, और वो लड़ने की वजह से उसे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन जेल में जाने पर भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती ना, तो वो हमारे लिए हीरो बन जाता है। हीरो इसलिए बन जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। क्लियर। महात्मा गांधी 4 लड़के थे, उनके पिता करमचंद गांधी अच्छे खासे जमींदार थे, बहुत बड़ा नाम था, अच्छा खासा पैसा भी था। 4 बेटे थे, 2 हाथ दबाते 2 पैर दबाते महात्मा गांधी का, आराम से उनकी लाइफ महात्मा गांधी बिल्कुल राजाओं की तरह जी सकते थे। लेकिन उस इंसान ने इन सब को छोड़ दिया और एंट्री कर दिया है राजनीति में। हमारे लिए वो लड़ाई लड़े हैं जिससे हम अपने अधिकार पा सके। तो उसी सेक्रीफाइस की वजह से महात्मा गांधी हमारे लिए क्या हो गया, हीरो हो गए सॉरी। तो उसी तरह ये बिरसा मुंडा है, ये लोगों के अधिकारों के लिए लड़े हैं। अधिकारों में लड़ने की वजह से इन्हें जेल में डाला गया। 2 साल जेल में रहे, जहां इन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा वो तो बिरसा मुंडा ही जानते हैं। लेकिन उस कष्ट का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि बिरसा मुंडा दूसरों के लिए ही जीते थे। जिस दिन ये जेल से बाहर आए उसमें उस समय ट्राइबल्स के लाइफ में एक अलग ही उत्साह हो गया था, क्योंकि उनका हीरो जेल से बाहर आ रहा था, वो हीरो जो उनके लिए अच्छी खासी लड़ाई लड़ा है, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। क्लियर। तो इनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो क्या किए, पूरे जिस एरियाज़ में डिकूज फॉरेनर्स के फैक्ट्रियाँ वगैरह थी उनको ख़त्म करना शुरू किया, उनका जो सिंबल था उसको ख़त्म करना शुरू किया। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड चर्चेस, उन्होंने पुलिस स्टेशन चर्च पे अटैक करना शुरू किया। They raided the property of money lenders and जमींदार और मनी लैंडर्स जो इनकी संपत्ति को लिए हुए थे, कागज़ वागज बनवा के अंगूठा लगवा के ले लिए थे, उन सब को इन्होंने अपनी ज़मीन को छीनना शुरू किया। यानी अब ये ट्राइबल सोच लिए हैं लड़ाई आर पार की है और हमें अपना अधिकार लेना ही है किसी भी कीमत पर। क्लियर। इनके अंदर इस प्रकार के फीलिंग्स को लाने वाला यही बिरसा मुंडा है। वो ट्राइबल्स जो अपनी लाइफ्स में बिल्कुल वही उसी तरह की लाइफ जीते थे जैसा अंग्रेज उसको जिलाते थे, वो ट्राइबल्स अपने अधिकारों को समझ लिए हैं। गोल्डन एरा को वापस लेने के लिए उन्होंने आर्म्स उठा लिया है। तो निश्चित तौर पे अगर वो बिरसा मुंडा में एज ए गॉड देख रहे हैं तो उसमें कोई बुराई। दे रेज द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ ब्रिटिश, उन्होंने उखाड़ दिया उस वाइट फ्लैग को जो सिंबल था ब्रिटिश राज का। यानी जंगलों में अब हमारा यानी ट्राइबल्स का राज है, किसी अंग्रेज, किसी डिकूज, किसी यूरोपियंस का राज नहीं है। और हम इस राज को किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने हमें वो अधिकार दिलाया है। तो ये बातें कहीं ना कहीं घर कर गई। ब्रिटिशर्स का जो सिंबल था, ब्रिटिशर्स जहाँ अपना राज कायम करते वहाँ अपने सिंबल की तरह सिंबल को फ्लैग, वाइट फ्लैग के रूप में वो अपना सिंबल वहाँ लगा देते थे कि यहाँ ब्रिटिश राज है, यानी यहाँ जो रूल और रेगुलेशन है, जो नियम कानून है वो ब्रिटिश बना रहे हैं, तो वो सिंबल लगा देते थे। लेकिन उस सिंबल का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ट्राइबल्स अब अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं। उन्होंने उखाड़ फेंका उस वाइट फ्लैग को, उन्होंने उखाड़ फेंका ब्रिटिश द्वारा बनाए लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन को, और एक बार फिर मुंडास के बीच में वही मुंडास राज यानी बिरसा मुंडा का राज कायम हो गया। अफसोस की बात है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1897 में बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए,
उसके बाद मुंडा राज निश्चित तौर पे शुरू हुआ, लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा है वो तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो होना ही है। वो हो गया बिरसा मुंडा के साथ। 1900 में बिरसा मुंडा को कॉलरा हो गया और वो एक्सपायर कर गए। मतलब 3 ही साल मुंडा राज कायम हुआ है निश्चित तौर पे, लेकिन उन 3 सालों में बिरसा मुंडा ने जो दिया है इन ट्राइबल्स को, जो सुधार किया ट्राइबल्स लाइफ में, उसके लिए बिरसा मुंडा को हमेशा याद किया जाता है। कहा जाता है बिरसा मुंडा ने जो ये रेवोल्यूशन किया, इस रेवोल्यूशन का इतना अच्छा रिजल्ट लाया कि कभी मुंडास का जो घर था, मुंडा का जो एरिया था, उस मुंडास एरिया में कभी दोबारा ब्रिटिश आए ही नहीं। यानी मुंडास अब पूरी तरह फ्री हो गए थे। तो चाहे 3 साल योगदान दे या कुछ भी साल योगदान दे, लेकिन मुंडा ने अपने पार्टिसिपेशन के जरिए मुंडास गोल्डन एरा को एक बार फिर इस्टेब्लिश किया है। यही कारण है कि मुंडास ही नहीं, अन्य ट्राइबल्स ग्रुप भी बिरसा मुंडा को एज ए गॉड के तौर पे देखते हैं। मेन पॉइंट लिख लो, 2 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का ये योगदान रहा है ट्राइबल्स लाइफ में। तो बिरसा मुंडा ने जो पार्टिसिपेशन दिया है ट्राइबल्स लाइफ में, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा पूरे इंडिया में। तो वही बोल रहा है, हाउ एवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन लाइक 2 वेज। ये जो आपने मूवमेंट किया है, मुंडा मूवमेंट जो हुआ है, इसका कहीं ना कहीं 2 एडवांटेज देखने को मिल रहा है। पहला, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over the Dikus। पहला, ब्रिटिश अब तुम ज़बरदस्ती हमारे लैंड को, हमारे फॉरेस्ट को हमसे नहीं छीन सकते। डिकूज यानी जमींदार मनीलैंडर्स को आप वो ज़मीन नहीं दे सकते, क्योंकि हम अब अपने अधिकार को समझ लिए हैं और हम अपने उस सामानों को आप डिकूज को कभी नहीं देंगे। अगर आप हमसे ज़बरदस्ती ऐसा लेने की कोशिश करिएगा तो हम मरेंगे चाहे जिएंगे, लेकिन हम हथियार आर्म्स उठा लेंगे और आपके खिलाफ एक प्रकार का रेवोल्यूशन करेंगे। बिल्कुल वैसा ही रेवोल्यूशन जैसे बिरसा मुंडा ने आपके खिलाफ किया था। यानी किसी भी कीमत पर हम अपनी ज़मीन को आपको देंगे नहीं। क्लियर? ये बातें उनके अंदर आ गई थी कि वही बात हो गई कि जब तक एक उंगली लड़ाई करे तब तक हारने की संभावना रहती है, लेकिन जब वो उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बन जाए तो उसे हरा पाना इतना आसान नहीं है। तो ट्राइबल्स के लाइफ में कहीं ना कहीं ने बिरसा मुंडा ने उन उंगलियों को मिलाकर एक मुट्ठा भी बनाया है और उससे टकरा पाना शायद किसी के लिए आसान नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है कि ट्राइबल्स इजी टेकन और द डिकूज, आसानी से वो देंगे नहीं, चाहे उसके लिए उन्हें लड़ना ही क्यों ना पड़े। दूसरा फ़ायदा, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest their injustice and express their एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दूसरी तरफ उन्होंने बता दिया कि आप इतने आसानी से हम ट्राइबल्स से उनकी ज़मीन को नहीं ले सकते। क्लियर? हम आपके अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो अन्याय आप कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि उस अन्याय का बदला लेंगे हम रेवोल्यूशन के जरिए और अपने सारे अधिकारों को वापस लेंगे। They did this in their own specific way, inventing their own ritual and symbol of struggle। इस प्रकार इन ट्राइबल्स ने अपना एक अलग ही रेवोल्यूशन का सिंबल दिया, स्ट्रगल का सिंबल दिया, अपने जो अधिकार हैं उनको प्राप्त किया, जो कंडीशंस चले आ रहे हैं उस कंडीशंस को ख़त्म किया, और जो गोल्डन एरा था इन ट्राइबल्स का, उस गोल्डन एरा को एक बार फिर इस्टेब्लिश किया है। उनके अंदर इस प्रकार की भावना को, इस प्रकार की चीज़ों को लाने वाला कोई और नहीं, खुद बिरसा मुंडा था। यही कारण है कि ट्राइबल्स लाइफ में बिरसा मुंडा को एज ए गॉड के तौर पर ही देखा जाता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4, यानी ट्राइबल्स लाइफ, डिकूज और गोल्डन एरा बिरसा मुंडा का, वो हो चुका है आपका फिनिश। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चंस बनता है गोल्डन एरा क्या है ट्राइबल्स लाइफ का, तो ये मुंडा वाला लिख देना, ये जो पढ़ाया हूँ यहाँ पे क्या क्या होता था गोल्डन एरा में, वो पॉइंट लिख देना। बाकी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री टाइप एक चैप्टर था, हमने 1 बाय 1 करके देखा कि किस प्रकार यूरोपियंस कंपनी आपके इंडिया में आई। इंडिया में आकर उन्होंने सबसे पहला टारगेट किंग्स वगैरह पे किया, किंग्स वगैरह को जीता, बैटल ऑफ प्लासी किया, बैटल ऑफ बक्सर किया, स्टार्टिंग के चैप्टर में देखा। फिर आपने देखा जब इनके ऊपर राज कायम हो गया तो
इनके थ्रू वो कहीं ना कहीं फार्मर्स पे अपना रूल और रेगुलेशन ला के फार्मर्स से अच्छी खासी कमाई करते थे। फार्मर्स से अच्छी खासी कमाई करने के बाद उनकी नज़र पड़ गई है आपके ट्राइबल्स पे, और ट्राइबल्स पे ही रूल और रेगुलेशन लगा के ट्राइबल्स के लाइफ में भी इंटरफेयर करके यहाँ अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ट्राइबल्स तो रेवोल्यूशन किए हैं, फार्मर्स ने भी कुछ छोटे छोटे रेवोल्यूशन किए हैं, लेकिन आपने जो राजाओं से एरिया लिया है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, और उसका रेवोल्यूशन आपके इंडिया का पहला फ्रीडम फाइट कहा जाता है जो 1857 में हुआ, जिसे पढ़ाऊँगा आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 में। क्लियर। लेकिन आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 पे ही आपका हिस्ट्री मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टर्न से आपकी ज्योग्राफी को स्टार्ट करूँगा और उसको भी चैप्टर 4 तक कम से कम पढ़ा दूँ। दोनों बैलेंस होकर जब सब्जेक्ट चलते हैं ना तो अच्छा लगता है। जब डिसबैलेंस हो जाता है कि ये 4 चैप्टर हो गया, वो 1 चैप्टर हो गया, तो वो अच्छा नहीं होता। तो बेहतर है हिस्ट्री के 2 चैप्टर मैं पढ़ा के उसको भी 4th चैप्टर कर दूं, तो बैलेंस हो जाएगा, तो आप आसानी से दोनों को साथ साथ लेके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर नोट्स नहीं मिल रहा है, नोट्स नहीं मिल रहा है, तो बाबू पेशेंस रखो, नोट्स मिल जाएगा। आप क्यों अपता रहे हैं उसको? अभी जब आपके MCQ टाइप ही क्वेश्चन टेस्ट बनने वाले हैं तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं? उसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको फ़िलहाल 1-2 दिन में, ठीक है। आपके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इन दोनों चैप्टर्स का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स मतलब ये जो पीछे क्वेश्चन आंसर है ना, इस क्वेश्चन आंसर को मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ये जो क्वेश्चन आंसर है सिंपल है नहीं, ये तो आप कर ही सकते हैं बुक एक्सरसाइज, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स आप खुद कर लीजिएगा। बाकी ये लेटेस्ट डिस्कस, ये जो 4 to 6 क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके कल परसों में आपके पास मैं सेंड करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी एडवाइज़री के पास 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। आप एडवाइज़री को भी परेशान मत करिए, एडवाइज़री के पास जब वो पहुंच जाता है तो वो खुद ही सेंड कर देंगे, उनको रख के अचार थोड़े ही बनाना है उसका, वो सेंड कर देंगे आपके पास। निश्चिंत रहा करिए, हर एक नोट आपके पास पहुंच जाएगा, आप तैयार भी कर लेंगे उसको, घबराइए मत। सिंपल बस इतना देखिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो स्टोरी बताई जा रही है, वो स्टोरी आप अपने दिमाग में बैठाए रखिए। दिमाग में बैठाए रखने का ये फ़ायदा है कि क्वेश्चंस कहीं से भी बने या किसी प्रकार के क्वेश्चंस बने तो आप उन्हें टैकल कर लीजिएगा। आप होशियार तो हैं ही, होशियार हैं तो आराम से आप उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको अपने मन से करना है, मैं बताऊंगा नहीं। ये जो पीछे ट्रू फॉल्स है ये भी आपको ही करना है, अपने मन से कर लीजिए। बाकी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन आप मत करिएगा, क्वेश्चन 1-2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर 3 और 4 का। चैप्टर 1 और 2 की बात रही तो चैप्टर 1 और 2 को अगर स्कूल ओपन नहीं हो पा रहा है अक्टूबर-नवंबर में तो उसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन स्कूल अगर अक्टूबर-नवंबर में ओपन हो रहा है, क्योंकि 6 to 8 का स्कूल ओपन होने वाला है 5 अक्टूबर से, उम्मीद तो है, तो अगर ओपन होगा 6 to 8 वाला क्लास तो मैं आपको क्लास में ही चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। दूसरी बात, कौन सा चैप्टर पहले है कौन सा चैप्टर बाद में है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी आपका चैप्टर पहले हो या कोई भी चैप्टर बाद में हो, मैं चेक करूंगा आपकी कॉपी, एकदम वैसे ही कोई दिक्कत नहीं। आप चैप्टर 3 पहले कर ले रहे हैं तो पहले मैं उसी को सॉल्व कर दूंगा, मतलब उसी का करा दूंगा। फिर चैप्टर 4 आप कर लीजिए, फिर चैप्टर 1-2 कर लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो आज आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके जो एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये बाकी बुक एक्सरसाइज जो हैं ये फिल इन द ब्लैंक से हुआ, ट्रू फॉल्स से हुआ, ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी 6 क्वेश्चंस जो हैं उसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।